हेलो दोस्तों, टेस्ट 5 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स क्या थे? आज का पहला टॉपिक था उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान आंदोलन और दूसरा टॉपिक था हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और प्रमुख व्यक्तित्व। और आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि कल आपको ये टॉपिक्स दे दिए गए थे। आज आपने बहुत अच्छे से उनको पढ़ रखा होगा। चलो फिर उसके आगे देख लेते हैं। अब इनका डिस्कशन करेंगे और इसके क्वेश्चंस आज आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। वो सभी को लिखने हैं। 2 प्रश्न मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले क्या है टॉपिक? सबसे पहला टॉपिक था उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान आंदोलन। तो बताइए, किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पेपर 1 में किस तरीके से पढ़ते हैं? देखो, वहां पर जो आंदोलन पढ़े जाते हैं ना, 19वीं सदी के आंदोलन और 20वीं सदी के आंदोलन, दो तरीके से हम बांट कर देखते हैं। कैसे? देखो भाई, हम देखते हैं कि 19वीं सदी में जो प्रमुख आंदोलन हुए, वहां पर आपको किसानों के आंदोलन के स्वरूप में भिन्नता नजर आएगी जो 20वीं सदी में हुए हैं। दूसरी बात क्या है? उद्देश्य अलग नजर आएगा, विरोध अलग नजर आएगा। कैसे? भाई, शुरुआती जो आंदोलन रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है, उनकी जो प्रकृति कैसी रहेगी? क्षेत्रीय प्रकृति रहेगी, है ना। एक स्थान विशेष तक ही सीमित रहेंगे। उनकी मांगे जो होंगी वो भी स्थान विशेष तक ही सीमित रहेंगी। इसके अलावा जो नेतृत्व किया जाएगा, वहां कोई एक अखिल भारतीय नेता नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पर 19वीं सदी पे बात कर रहे हैं। अभी यहाँ जो शुरुआती आंदोलन दिखाई देंगे, यहाँ पर जो मांग होगी वह भी किसके विरुद्ध होगी? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध होगी। यानी कि अभी तक किसान के भीतर इतनी परिपक्वता नहीं आई थी कि वह समझ सके कि उसका वास्तविक शोषण कौन है, जमींदार उसका वास्तविक शोषण है या अंग्रेज है। तो शुरुआती आंदोलन हमें इसी तरीके से दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम नील विद्रोह देखते हैं, या फिर हम पावना विद्रोह देखते हैं। पावना विद्रोह में तो यहां तक की बोल दिया था किसानों ने कि हम केवल और केवल महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं। रैयत मतलब होता है किसान। तो आप समझ सकते हो यहां से कि किसानों की जो मेंटेलिटी थी शुरुआती स्तर पर किस तरीके की थी, क्या सोचते थे वह शोषण को लेकर के। फिर होगा क्या? होगा फिर यह कि 19वीं सदी में हमें नहीं पढ़ना है ज्यादा, चूंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जितने हमें प्रमुख आंदोलन हमें दिखाई देंगे, यह 20वीं सदी में ही दिखाई देंगे। तो फिर भाई, 20वीं सदी में ऐसा क्या होगा? 20वीं सदी में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? पहला आएगा स्वरूप के स्तर पर, कि इनका स्वरूप धीरे धीरे क्या होने लगेगा भाई? अखिल भारतीय स्वरूप होने लगेगा। इनकी मांगे क्या होने लगेंगी? इस तरीके से होंगी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक जो नीतियां होंगी, यह समझ जाएंगे कि भाई ब्रिटिशर्स ही हमारे अंतिम शोषण करता है। यानी कि जो शोषण हो रहा है मुख्य रूप से ब्रिटिशर्स के द्वारा हो रहा है, जमींदार तो केवल उनके हाथों की क्या है? कठपुतली है। क्लियर बात है? तो यह हमें 20वीं सदी के आंदोलनों में दिखाई देगा। जब भी इन आंदोलनों पर लिखना होगा तो यह पृष्ठभूमि के रूप में अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इन चीजों को शामिल करने की कोशिश किया करिए। जो बातें बताई गई हैं। अब कुछ प्रमुख आंदोलन देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित हैं। क्योंकि 20वीं सदी में हमने बारदोली पढ़ा है, खेड़ा पढ़ा है, ये सारे आंदोलन हम पढ़ते हैं जब पेपर 1 में अध्ययन करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। यहां हमें क्या करना है? पेपर 5 में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने आंदोलन हुए उन्हें देख लेंगे, और जब प्रश्न आएगा तो इनके बारे में लिखना होगा। क्लियर? सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में देखते हैं। देखो, क्षेत्र समझ लो यहाँ पर, और यहाँ माइंड मैप के रूप में जो की पॉइंट्स हैं वो तो पीडीएफ में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ चीजें आप समझ लिया करो। समझने के साथ अपने आंसर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया करो। जैसे जब हम उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करेंगे, तो यहाँ लीडरशिप किसके हाथों में थी? यानी कि इन किसान सभा का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गौरी नारायण मिश्रा का नाम याद रखना है आपको, और मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण, ये 3 प्रमुख व्यक्तित्व थे जो इस आंदोलन से या किस किसान सभा से जुड़े हुए थे। और इनका उद्देश्य वही रहेगा कि किसानों के द्वारा अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया जाएगा। ठीक है भाई? और इन नीतियों के विरुद्ध जागृत करने का काम कौन करेगा? यही जो हमारे लीडर थे उस समय किसानों के। और इसका क्षेत्र अगर आपको समझना है तो प्रतापगढ़ और प्रयागराज का जो क्षेत्र था, यही उत्तर प्रदेश किसान सभा का क्षेत्र रहता है। क्लियर बात है? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की तुरंत आपको क्या करना है? यूपी का मैप बनाना है, और प्रतापगढ़ और प्रयागराज जौनपुर का क्षेत्र कौन सा है भाई? यह क्षेत्र है जहां पर आपका उत्तर प्रदेश किसान सभा दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक नाम जुड़ा हुआ और दिखाई देता है, बाबा रामचंद्र का। और बाबा रामचंद्र पर अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है तो एक क्वेश्चन 12 नंबर पे सीधा बाबा रामचंद्र के बारे में आया था। किसान आंदोलन से संबंधित इनकी भूमिका के बारे में बताना था। तो भाई, अब आपको वहां पर उत्तर प्रदेश किसान सभा का भी रेफरेंस देना होगा अपने आंसर में। इसके आगे अवध किसान सभा का भी रेफरेंस देना होगा। समझते हैं कि जो आपके बाबा रामचंद्र थे, इनकी भूमि भाई, जो आंदोलन भूमि इनकी कौन सी रही थी? यही प्रतापगढ़ प्रयागराज का क्षेत्र जो अवध का क्षेत्र था। तो यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़े हुए नजर भी आएंगे। इसके बाद जैसे ही आगे अवध किसान सभा की बात की जाएगी, वर्ष 1920 की बात है, यहां भी अवध किसान सभा का प्रारंभ बाबा रामचंद्र के द्वारा किया जाएगा।
लेकिन क्यों किया जाएगा यह समझ लो। देखो, असहयोग आंदोलन इसी समय शुरू हो रहा होता है, गांधीवादी चरण की शुरुआत हो चुकी होती है। तो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, लेकिन बाबा रामचंद्र असहयोग आंदोलन से पृथक रहकर क्या करेंगे, अवध किसान सभा की शुरुआत करेंगे। बोलेंगे भाई जो असहयोग आंदोलन है यहाँ किसानों के मुद्दे उतना विशेष रूप से नहीं उठाए जा रहे हैं, और यही कारण होता है कि वह एकला चलते हैं और अवध किसान सभा की स्थापना करेंगे, किसानों के हित से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जब पूरा देश असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ चल रहा था, उस समय यह अवध किसान सभा के साथ इनके समरूप होकर के पैरेलल में जा रहे थे, तो बताओ अंग्रेज आसानी से दमन कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। इसीलिए अवध किसान सभा का अंग्रेजों के द्वारा बहुत आसानी से दमन कर दिया जाता है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए अवध किसान सभा की कहानी खत्म होती है। और शुरू कहां से हो रहा था? उत्तर प्रदेश किसान सभा से। तो दो आंदोलन हमें समझ में आए उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। अब तीसरा देखते हैं एका आंदोलन। भाई एका आंदोलन की भूमि समझ लो कि कहां से यह आंदोलन शुरू होता है। तो इसका जो क्षेत्र रहता है हरदोई और सीतापुर का क्षेत्र है, यहाँ यह एका आंदोलन शुरू किया जाता है। और नेतृत्व किसके हाथ में होता है? मदारी पासी। तो कुछ नेता वगैरह जो रहते हैं इन आंदोलनों से जुड़े हुए, यह आंदोलनों से जुड़े हुए नेता एक तो आपको प्रीलिम्स के स्तर पर भी तैयार करने होते हैं, दूसरा जब इन आंदोलनों को अपने मेंस में आप डालते हो तो वहां पर भी इनको कोट करना होता है। यही तथ्य आप जब शामिल करोगे तो आपके आंसर में क्या होगा? नंबर भी अच्छे आपको मिलेंगे। दूसरा, तथ्यात्मक जानकारी जब तक नहीं दोगे तो सतही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाई यह आंदोलन जो शुरू किया जाएगा भू राजस्व जो नीति होती है उसका विरोध करते हुए, और यहाँ जमींदार वर्ग वह भी किसानों के साथ खड़ा होता है। जो एका आंदोलन रहता है उसकी खासियत यह होती है कि यहाँ जमींदार वर्ग भी प्रताड़ित किया जा रहा होता है भू राजस्व नीति से। बताइए भाई, भू राजस्व नीति से केवल क्या कृषकों पर ही प्रभाव पड़ेगा? कृषकों के साथ साथ जमींदारों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जमींदारों का भी शोषण होगा, है ना। तो दोनों वर्गों में असंतोष पैदा हो गया था, इसीलिए किसान और जमींदार दोनों वर्ग पीड़ित नजर आएंगे यहाँ ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों से। क्लियर बात है? तो एका आंदोलन आपको समझ में आ गया। तीन प्रमुख आंदोलन देखे। अब चौथा है आपका अखिल भारतीय किसान सभा। तो वर्ष 1936 की बात है जहां यह अखिल भारतीय किसान सभा आपको नजर आएगी। देखो यार, पहले ही बताया जो 19वीं सदी के जितने भी किसान आंदोलन हुए यह अपने आप में अखिल भारतीय स्वरूप नहीं रखते थे। फिर ना तो उनके पास कोई संगठन होगा। अब जब 20वीं सदी में किसान आंदोलन होगा तो उन किसानों के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत होगी, है ना। उन किसानों के भीतर यह चेतना जगेगी कि भाई हमारा जो शोषण कर रहा है वह ब्रिटिशर्स कर रहा है, इसके विरुद्ध अगर आवाज उठानी है तो कोई एक अखिल भारतीय स्वरूप धारण किए हुए संगठन चाहिए। जिस तरीके का संगठन का निर्माण पीछे कांग्रेस का हो चुका था। क्लियर बात है? तब किसानों के मुद्दे उठाने हैं तो किसानों को के मुद्दे उठाने वाले भी तो संगठन चाहिए। तो उसी संदर्भ में वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा इसकी स्थापना की जाती है, और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं स्वामी सहजानंद। तो प्रश्न बनने की पूरी गुंजाइश है। जब बाबा रामचंद्र पे बन चुका है तो आगे आपसे प्रश्न स्वामी सहजानंद पर बिल्कुल बन सकता है। तो इनके बारे में पहले व्यक्तिगत जानकारी कुछ होनी चाहिए। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ गाजीपुर में, और शुरुआती स्तर पर ही इन्होंने घरेलू जीवन को अपने त्याग दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसके अलावा इन्हें रेनबो टैलेंट वाला व्यक्ति बोला जाता था। रेनबो आप समझते हो ना, 7 रंग होते हैं। इसी तरीके से इनके भीतर भी बहुत सारे टैलेंट थे, और वो टैलेंट कौन कौन से थे देखो यहाँ दिए हुए हैं। जैसे ये शानदार बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बहुभाषाई, बहुत सी भाषाओं का इनको ज्ञान था, इतिहासकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक भी थे। ऐसे बहुत सारे टैलेंट इनके भीतर थे। इसीलिए इनके जानने वाले लोग जो आसपास के लोग थे इन्हें रेनबो टैलेंट वाला व्यक्ति बोलते थे। यह हो गई इनके बारे में बेसिक सी जानकारी स्वामी सहजानंद के बारे में। अब स्वामी सहजानंद जी जो थे अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो बताओगे कि अखिल भारतीय किसान सभा के ये पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। प्रीलिम्स के स्तर पर आप यह याद करते रहते होगे। यहाँ थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि जानते हुए पीछे किसान आंदोलनों की उससे जोड़कर अपने प्रीलिम्स के तथ्यों को भी यहाँ कैसे शामिल करेंगे। देखो 36 में यह 1936 में यह किसान सभा लखनऊ में आयोजित होती है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके स्वामी सहजानंद। और यह यहाँ पर आप जानिए स्वामी सहजानंद के द्वारा लगातार कृषि सुधार की बात की जाएगी, जमींदारी प्रथा उन्मूलन, यानी कि जो शोषण हो रहा था जमींदारी प्रथा के चलते किसानों का शोषण होता था, तो वो चाहेंगे कि इस जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो। लगातार जो किसानों के ऊपर कर बढ़ाया जा रहा था भू राजस्व नीति के तहत, उसे घटाने की बात करेंगे, और जमीन किसानों को हक में दिलाने की बात करते हैं।
तो यह कुछ प्रमुख मुद्दे देखो स्वामी सहजानंद के द्वारा लगातार किसानों के लिए उठाए जाते हैं। अब किसानों के भीतर ही इनके प्राण बसते थे, इसीलिए इनको किसान प्राण के रूप में भी जाना जाता था। तो स्वामी सहजानंद को किसान प्राण के रूप में भी जाना जाता था। और आप जान लीजिएगा कि कांग्रेस का इन्होंने शुरुआती स्तर पर समर्थन किया था। स्वामी सहजानंद के द्वारा शुरुआती दौर में कांग्रेस का समर्थन किया गया, लेकिन यहां देखा गया कि कांग्रेस के द्वारा किसानों के मुद्दे को उतना प्रमुखता से या प्रखरता से नहीं उठाया जा रहा है, तो यह कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेंगे और उदासीन रवैया रखते हुए यह भारत छोड़ो आंदोलन में भी इसी तरीके से तटस्थ रहेंगे। क्लियर बात है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी स्वामी सहजानंद तटस्थ रहते हैं। चूंकि कांग्रेस एक उदासीन रवैया अपना रही थी, कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस का समर्थन भी नहीं करेंगे। तो इसी कारण से आपसे अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का क्या अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में इस किसान सभा के द्वारा समर्थन किया गया, आपको बताना है नहीं किया गया। फिर बात करते हैं जो मांगे इन्होंने उठाई थी जमींदारी प्रथा उन्मूलन की। तो 1952 में जब राष्ट्र आजाद होता है, उसके बाद नेहरू जी के द्वारा जमींदारी प्रथा उन्मूलन पर कानून लाया जाता है ना? तो उनके ही कहीं ना कहीं प्रयासों का ही यह परिणाम था कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन हमारे देश में लागू हो सका। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो अपने कंक्लूड जब करना है ना आंसर को, तो इसी आधार पर आप कंक्लूड किया करिए। यदि सहजानंद पर लिख रहे हैं, अगर कोई आंसर आपको लिखना होता है, फिर आप बताओगे कि भले ही यह जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून देश में पेश तो हो रहा था, लेकिन उस समय अपने सपनों को साकार होता देख यह आपके स्वामी सहजानंद जी जो है इस दुनिया में नहीं थे। ठीक, तो इस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। किसान आंदोलन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 20वीं सदी के जो प्रमुख किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, वह यहाँ पर देखो डिस्कस कर दिए गए हैं। अब प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। कोई जैसे क्रांतिकारी घटना हुई, एग्जाम्पल ले लेते हैं, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ हमारे यहाँ लखनऊ में हुआ। अब इसके पास की घटना है, इससे जुड़े हुए व्यक्ति जितने हैं जैसे अशफाक उल्ला खां हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, इन सभी के बारे में आपको तैयार कर लेना है। अपना एक एक पेज का कम से कम 60 नोट्स या की पॉइंट्स लिखते हुए अपने नोट्स तैयार कर लो इन पर। यहाँ क्या है, अशफाक उल्ला खां के बारे में बता दिया जाएगा कि किस बेस पर, किस आधार पर अपने नोट्स बनाने हैं। और इन नोट्स को जब आप आंसर लिखोगे, अपने आंसर अपने शब्दों में लिखोगे, तो इन्हें शामिल कर दिया करो भाई। जैसे अशफाक उल्ला खां के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? शाहजहांपुर में इनका जन्म होता है। और शुरुआती दिनों में यह जितने क्रांतिकारी हुए उनसे बहुत अधिक प्रभावित रहते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अशफाक उल्ला खां खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी से बहुत अधिक प्रभावित थे। खुदीराम बोस जानते हो, सबसे कम उम्र में फांसी जिस व्यक्ति को लगी थी वह खुदीराम बोस ही थे। तो शुरुआती दिनों में यह खुदीराम बोस से बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं। इसलिए देखो आगे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम भी देंगे। कैसे? उसके बाद देखिए यह राम प्रसाद बिस्मिल जी से इनकी मुलाकात हो जाती है। और राम प्रसाद बिस्मिल जी से इनकी ही मुलाकात नहीं हुई, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिनकी राम प्रसाद बिस्मिल जी से मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद आपको पता है कि पहले इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, लेकिन जैसे ही गांधी जी की एंट्री होती है, राष्ट्रवाद के चरणों में गांधी जी की एंट्री होगी, तो क्रांतिकारी कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे और असहयोग आंदोलन पर गांधी जी का समर्थन करेंगे। लेकिन गांधी जी का समर्थन करते ही थे कि चौरी चौरा जैसी घटना हो जाती है। और यह चौरी चौरा जैसी घटना भी कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और यह घटना जैसे ही होगी, गांधी जी के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन को हम बंद करते हैं। तो क्रांतिकारी जितने भी होते हैं वह दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं बंद करना था, अभी हम सफल हो सकते थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन बंद किया जाएगा, तुरंत क्या करेंगे? जितना क्रांतिकारी वर्ग है पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देगा और अपने तरीके से हिंसात्मक गतिविधियों से। तो उसी में आपका HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, प्लस राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती हैं। तो वर्ष 1925 की घटना है, जिसके बाद इन क्रांतिकारियों के द्वारा अंजाम दिया जाएगा, वह थी काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी जो लखनऊ और मलिहाबाद के पास के क्षेत्र में काकोरी क्षेत्र पड़ता है, यहां से ट्रेन जा रही होती है और खजाना लूटा जाता है कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा। 9 अगस्त 1925 की घटना होती है। और जैसे ही यहाँ क्रांतिकारी के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला ट्रेन में घुसते हैं, तो यहाँ बैठे यात्री बड़ा डर जाते हैं। तो इन यात्रियों के लिए ही स्टेटमेंट दिया जाता है इनके द्वारा कि यात्रियों डरे नहीं, हम स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले क्रांतिकारी हैं, आपका धन जीवन व सम्मान सुरक्षित है। तो आप क्रांतिकारियों का इस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं। दूसरा, जब भी लिखना हो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में, तो इस तरीके के स्टेटमेंट अप्रोच के साथ में लिखा करो।
यह स्टेटमेंट डालने का जहां मौका मिले तुरंत लिख दिया करो। आपका आंसर क्या है ना औरों से और अलग हो जाएगा और बढ़िया भी लगेगा थोड़ा, है ना, थोड़ा इंप्रेसिव भी हो जाएगा आपका आंसर। तो फिर जैसे ही 1925 में बिस्मिल की गिरफ्तारी होगी, अशफाक उल्लाह खां यहाँ से पलायन करके बिहार चले जाएंगे। और बिहार जाते तो हैं लेकिन फिर वहां गिरफ्तारी हो जाती है और काकोरी केस षड्यंत्र चलता है। आप जानते हैं काकोरी षड्यंत्र केस जो है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी के ऊपर यह काकोरी षड्यंत्र केस चलाया जाता है और इनको फांसी दी जाती है, जिसमें आपके अशफाक उल्लाह खां को कहां फांसी होती है? फैजाबाद में। तो इतनी जानकारी हमें अशफाक उल्लाह खां के बारे में होनी चाहिए। और बताइए ये क्रमबद्धता में है कि नहीं है? जिस तरीके से इन्होंने सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया या राष्ट्रवाद में जुड़े रहे, सबको एक क्रम में यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको शामिल कर लेना है और उसी के आधार पर अपना उत्तर भी लिखना है। तो आपके उत्तर में क्या है? आपका फ्लो भी रहेगा, ठीक है, अन्यथा फिर फ्लो बिगड़ जाएगा। आप घटना एक लिख रहे हो शुरुआत की, फिर एक बात की बता दे रहे हो भाई कि फैजाबाद में उनको फांसी दी गई, तो एक फ्लो नहीं रहेगा ना। फ्लो मेंटेन करना है तो इस तरीके के पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर आप चाहे तो कंक्लूड में इस तरीके से दे सकते हैं कि इनका कार्यकाल भले ही इतना छोटा सा रहा लेकिन बहुत प्रभावी रहा, बहुत प्रभावशाली रहा। हशरत और वारसी उपनाम से बहुत सारी कविताएं लिखते थे। आगे जितने क्रांतिकारी होंगे वह इनकी कविताओं का क्रांतिकारियों के द्वारा नारा के रूप में उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके का भी कंक्लूजन आप दे सकते हैं। चलिए, एक स्वतंत्रता सेनानी देख लिया, ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी और हैं जो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे आपके राजेंद्र लाहिड़ी हो, ठीक है, तो सभी के बारे में आपको क्या करना है? एक एक पेज का खुद का अपना पर्सनल नोट्स बना लेना है। फिर एक प्रमुख व्यक्तित्व के स्तर पर जवाहरलाल नेहरू को चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। अब यहाँ जवाहरलाल नेहरू से जो प्रश्न बनेगा, दो तरीकों से भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका बताइए भाई। तो वहां आपको इनका रोल बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम में आपके किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा था। और दूसरा हो सकता है यह आधुनिक भारत के शिल्पकार थे, तो कैसे यह आधुनिक भारत के शिल्पकार रहे हैं? शिल्पकार समझते हो? नेशन मेकिंग का काम किया जिन्होंने, क्लियर? तो अब बताना कैसे होगा भाई? एक तो अलग अलग पॉइंट्स अगर आपके पास दोनों के स्तर पर तैयार हो जाएं कि कैसे इनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रही है, फिर उसके कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, और आधुनिक भारत के शिल्पकार कैसे रहे, इसके कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आंसर आपको दोनों तरीके से लिखना आसान होगा। यदि मिलाकर कुल क्वेश्चन बना दिया जाएगा तो दोनों में कुछ कुछ पॉइंट तो डालने होंगे भाई। 200 शब्द सीमा के, मान लीजिए 200 वर्ड में अगर आंसर लिखना है तो उस शब्द सीमा के भीतर ही आपको डालना है। तो बताना है भाई, एक तरफ गांधी जी जहां, एक तरफ यह गांधी जी के जहां सत्याग्रह के अनुयायी होते हैं, दूसरी तरफ यह फेबियन समाजवाद के समर्थक भी होते हैं। फेबियन आप जानते हैं, फेबियन का मतलब होता है लोकतंत्र, है ना, डेमोक्रेसी। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद जो मार्क्सवाद था उससे डिफरेंस कैसे था? देखो, डिफरेंट ऐसे था कि वह बात करता था वर्ग संघर्ष की। तो जो आपका बुर्जुआ वर्ग था या मजदूर वर्ग था, इसमें संघर्ष रहेगा हमेशा, ऐसी बात करेगा समाजवाद। लेकिन जो फेबियन समाजवाद होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, जिसके जवाहरलाल नेहरू हितैषी थे, यह बात करते हैं वर्ग समन्वय की, अर्थात दोनों समन्वय के साथ में रहेंगे और समाजवाद तभी जो है फेबियन समाजवाद स्थापित होगा। तो यह है आपका फेबियन समाजवाद में और सामान्य समाजवाद में या मार्क्सवाद में अंतर, क्लियर? अब इनकी भूमिका समझते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में जब भूमिका आपको बतानी होगी तो ध्यान रखना एक क्रम में बताना है। जैसे जब यह स्वदेश लौटते हैं, है ना, विदेश से पढ़ाई करके जब स्वदेश लौटते हैं तो सबसे पहले यह बांकीपुर अधिवेशन में भागीदारी करेंगे। बांकीपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन होगा, वर्ष 1912 की बात है। इस समय यह कांग्रेस में सर्वप्रथम सदस्य के रूप में भागीदारी करते हैं। फिर इसके बाद ही आपको क्रम अनुसार, देखिए 1912 में इनकी एंट्री हो चुकी है, अब क्रमानुसार आपको सोचते हुए चलना है कि कहां कहां पर नेहरू जी की भूमिका आपको नजर आ रही है स्वतंत्रता संग्राम में या राष्ट्रीय आंदोलन में। क्लियर बात है? एक एक घटना को क्रम से देखना है और कुछ पॉइंट्स देखो यहाँ निकाल के दे दिए गए हैं। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर नेहरू जी का रोल नजर आएगा आपको, वह भी शामिल कर लेना, अपडेट कर लेना। फिर जैसे ही एनी बेसेंट का होम रूल लीग रहता है, देखो दो शाखाएं रहती हैं, गंगाधर तिलक की और एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग में यह भाग लेते हैं और इलाहाबाद होम रूल लीग की अध्यक्षता भी करते हैं। यहां भी हमने देखा नेहरू जी नजर आएंगे। फिर कृषक, इसी समय कृषक विद्रोहों को भी संगठित करने का कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा और असहयोग आंदोलन में भी प्रमुख रूप से भागीदारी नजर आएगी इनकी, किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। और जवाहरलाल नेहरू ही वह वर्ग होते हैं जो असहयोग आंदोलन वापस होने के बाद गांधी जी के साथ रचनात्मक कार्यों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं मोतीलाल नेहरू आपके सीआर दास के साथ में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। क्लियर?
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो असहयोग के बाद में आपको अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में इन्हें महासचिव बनाया जाता है। फिर बात आएगी 1928 की। 1928 में आप जानिए सुभाष चंद्र बोस के साथ में मिलकर के यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। लेकिन अगले ही साल 1929 में जब लाहौर का अधिवेशन होता है तो हर किसी को पता है यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके हाथ में होती है? जवाहरलाल नेहरू के हाथ में होती है। तो यहाँ सारे वो पॉइंट बताए जा रहे हैं जहां जहां पर जवाहरलाल नेहरू की भूमिका प्रमुख रूप से नजर आती है। फिर बात होगी नमक सत्याग्रह की। देखो किसानों बोल रहा हूं, अंग्रेजों के द्वारा नमक के ऊपर कर लगाया जाता है और इसी का विरोध करते हुए नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। इस संदर्भ में भी जवाहरलाल नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर 1939 और 40 के दौर में आते हैं। तो यहां पर क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जितने सैनिक होते हैं इनकी परमिशन भारतीयों की बिना ही भारतीय सैनिकों को शामिल कर दिया जाता है। तो इसका विरोध करते हुए ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रारंभ किया जाता है। आप जानते हैं कि इसी के बाद से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाएगा और पहले सत्याग्रही बनेंगे आपके विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो यहां भी आपको पता चला कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बनते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, तो इसे भी आपको शामिल करना है अपने आंसर में। और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार नजर आएंगे। जब अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होगी, तो जवाहरलाल नेहरू की भी वहां पर गिरफ्तारी हो जाती है और इन्हें अहमदनगर जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया जाएगा। फिर आगे घटना एक होती है आपकी लाल किला मुकदमा की, है ना? जो सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं कि जापान से अपनी सेना लेकर आगे लीड कर रहे होते हैं। वहां जब उनके जो आपके राष्ट्रवादी थे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर लाल किला मुकदमा चालू किया जाएगा, तो नेहरू जी के द्वारा कई वर्षों के बाद बोला जाता है कि काला कोट पहना जाता है। क्यों पहना जाता है? इन जो क्रांतिकारी थे या राष्ट्रवादी थे, इनके लिए मुकदमा कौन लड़ रहा था? तो मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों में जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, इनके पक्ष से जो लड़ रहे थे। तो यहां भी समझना है जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। फिर आते हैं सबसे लास्ट में आपका माउंटबेटन से इनसे जो मित्रता थी ना, माउंटबेटन की मित्रता, उसका देखो एडवांटेज कैसे मिला। देखो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन थे। माउंटबेटन के पास ही यह राइट था कि देसी रियासतों को समझाने बुझाने का कार्य कौन कर रहा था? यही गवर्नर जनरल कर रहे थे। अब माउंटबेटन होते हैं नेहरू जी के मित्र, तो नेहरू जी से मित्रता होगी तो इसका बताइए फायदा किसको होगा? इसका फायदा भारत को मिला। क्योंकि बताइए माउंटबेटन जब समझाएंगे चीजें देसी रियासतों को तो किसके पक्ष में रहकर समझाएंगे? भारत के पक्ष में। क्योंकि भारत का ही अगला प्रधानमंत्री जो है वो किसका मित्र है? बेटन जी का मित्र है। तो इस तरीके से भी आपको अपने आंसर को लिखना है। जब भी स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी की भूमिका बतानी होगी तो इन पॉइंट्स को जरूर शामिल करना। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद में। स्वतंत्रता के बाद में ही आधुनिक भारत का शिल्पी बोला जाएगा। अब आप बताओगे जब लिखना होगा ना, इस प्रश्न पर जब लिखना होगा तो पहले बताओगे कि भाई जब स्वतंत्र हुआ भारत तो उस समय तक भारत के सामने चुनौतियां क्या क्या थी, या नेहरू जी के सामने चुनौतियां क्या क्या थी। क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने पद ग्रहण किया था तो कुछ चुनौतियां रही होंगी। तो कौन कौन सी चुनौतियां थी? देखो पहली चुनौती थी साक्षरता की। साक्षरता का स्तर बहुत कम था भारत में जब भारत आजाद हुआ था। दूसरी सांप्रदायिक तनाव थी। नोआखाली की घटना आप देखते हैं, बंगाल में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे, तो यह सांप्रदायिक तनाव भारत में बना हुआ था। तीसरा खाद्यान्न तनाव था। खाद्यान्न तनाव भी बड़े स्तर पर था, मौजूद था। गरीबी बेरोजगारी मौजूद थी। आर्थिक नीतियों के स्तर पर यह द्वंद्वता थी। द्वंद्वता मतलब होता है यह सोच ना पाना कि भाई मैं यह करूं, ये फर्स्ट स्टेप लूं या दूसरा स्टेप लूं, है ना? दो आपके सामने परिस्थितियां बनी हुई हो, आप निर्णय ना कर पाओ, तो यह होती है द्वंद्व की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति। और वह द्वंद्व क्या था कि हमें पूंजीवाद की ओर जाना चाहिए या समाजवाद की ओर। देखो इस समय दो महाशक्तियां आपके पास थी उस समय, समझिए ग्लोबल स्तर पर शीत युद्ध का दौर था। एक हमारे पास अमेरिका था, ठीक है, जो पूंजीवाद की बात करता था। दूसरी महाशक्ति थी रूस, जो यूएसएसआर के रूप में थी उस समय, यह समाजवाद की बात करता था। तो भारत के सामने एक चुनौती थी, खासकर प्रधानमंत्री के सामने एक चुनौती थी कि वह पूंजीवाद की ओर जाए या समाजवाद की ओर जाए। उसके बाद एक चुनौती थी संप्रभुता की। चूंकि अगर किसी वर्ग में नहीं शामिल होते हैं तो संप्रभुता को लेकर के एक चुनौती आ जाएगी। तो इतनी सारी चुनौतियां थी, इन चुनौतियों को ही कैसे हैंडल किया गया और यह कैसे हैंडल किया जाएगा नेहरू जी के द्वारा, इसी आधार पर इन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार बोल दिया जाएगा। अब कैसे हैंडल किया, क्या एक एक करके आ जाओ समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने आर्थिक विकास के लिए क्या किया। आर्थिक विकास के संदर्भ में इन्होंने योजना आयोग का गठन किया। और जैसे ही योजना आयोग का गठन किया जाएगा
तो यह बात करेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात समझ रहे हो? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात का यह तात्पर्य है कि ना तो हम पूरी तरीके से पूंजीवाद की ओर जाएंगे, ना तो हम पूरी तरीके से समाजवाद की ओर जाएंगे, है ना, मिला जुला स्वरूप होगा। कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जिन पर सीधा प्रत्यक्ष रूप से अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा, और कुछ निजी अधिकार में भी रहेंगी चीजें। हालांकि शुरुआत में ज्यादातर कंट्रोल किसके हाथ में रहा, सरकार के, क्योंकि हम कैपेबल भी नहीं थे इतना ज्यादा, निजी क्षेत्र हमारा कैपेबल नहीं था। जो आगे 1991 के दौर में एलपीजी का दौर आता है ना, वैश्वीकरण का और निजीकरण का जो दौर आता है, यह शुरुआती स्तर में इस तरीके से छोड़ देना सही भी नहीं था। क्लियर बात है? इसीलिए समाज कल्याण के उद्देश्य से मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया, जिसमें पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्रमुख फोकस किस पर था, कृषि पर था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना रही, वहां पर जो प्रमुख फोकस रखा गया, भारी उद्योगों पर रखा गया। तो आप देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों में संतुलन बनाते हुए ही हमारा योजना आयोग काम कर रहा था, और उसी आधार पर 5 वर्ष की योजना बनाई जा रही थी। क्लियर? तो पहला स्टेप जो उठाया गया आर्थिक विकास को लेकर के, यह समझ में आ गया होगा। दूसरा राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के, तो सबसे बड़ी राजनीतिक अस्थिरता थी हमारे सामने, जो 500 से अधिक देसी रियासतें थी, इनका देश में एकीकरण कैसे किया जाए। तो इस एकीकरण को लेकर के आप देख रहे हैं आज के समय में सारी रियासतें हमारे भारत के साथ में हैं, और इस एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इनके साथ में सरदार पटेल भी थे, है ना। सरदार पटेल की मदद से इन्होंने देसी रियासतों का एकीकरण किया। तीसरा था रूढ़िवादिता को लेकर के। देखो यार, रूढ़िवादिता आज के समय में भी किसी समाज की अगर खत्म करनी है तो उसको शिक्षित कर दो। यही काम उन्होंने किया। तत्कालीन भारतीय समाज की रूढ़िवादिता खत्म करनी थी तो उन्होंने शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। भाई, किसी व्यक्ति को अगर आप शिक्षित कर दोगे तो वह रूढ़िवादी कम हो जाता है ना। आप गांव में और शहरों में देख सकते हैं कि रूढ़िवादिता कहां ज्यादा नजर आती है। कारण उसका क्या है, साक्षरता ही रहता है। प्रमुख कारण साक्षरता ही है। अब इसी संदर्भ में इन्होंने आईआईटी की स्थापना की, आईआईएम की स्थापना की, डीआरडीओ, भेल, इन सब बड़े बड़े संस्थानों की, शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चौथा कदम है आपका संप्रभुता को लेकर के। देखो, यह ना तो अमेरिका वाले गुट में गए, ना ये रसिया वाले गुट में गए। इन्होंने नाम, जिसे आप जानते हो ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जिसे जानते हैं आप, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ इन्होंने किसी भी गुट को नहीं चुना। गुट से निरपेक्ष रहे। निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ रहना, है ना। हमारी जो भी नीतियां रहेंगी, हमारी जितनी अंतरराष्ट्रीय नीतियां रहेंगी, वो किसी गुट विशेष से प्रभावित होकर के नहीं बनाई जाएंगी। हम स्वतंत्र रूप से संप्रभु राष्ट्र की तरह बिहेव करेंगे, और इसीलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात की। तो यहां भी देख लीजिए कैसे इनकी जो स्ट्रेटेजिकली जो जीत थी, वह समझ सकते हैं आप जवाहरलाल नेहरू की। और इसीलिए इनको आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में कहा जाए अगर, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्लियर बात है? अब अगर क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर आएगा तो बहुत अच्छे से आप लिख लेंगे। चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यह डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, टॉपिक पर क्लियरिटी बन रही होगी, और आपको अपने नोट्स कैसे और अपडेट करने हैं। क्योंकि यहाँ एक जवाहरलाल नेहरू का टॉपिक दे दिया गया, अब कुछ जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, चलो 2 टॉपिक आपको दिए दे रहा हूं, उन पर आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं। एक हसन मोहानी पर आप जरूर बना लीजिएगा, दूसरा राम मनोहर लोहिया पर। इन 2 व्यक्तित्व पर बनाना है। उधर काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी हैं, इन पर आपको एक एक पेज में नोट्स बनाने हैं। इस आधार पर आपके पास ये नोट्स तैयार होने चाहिए। क्योंकि स्पून फीडिंग अगर कर दी जाएगी, सीधे सीधे सारे नोट्स ही अगर पढ़ा दिए जाए, है ना, कि ये इस तरीके से पूरा पूरा रट लो और सीधे देखो यही आंसर हो गया, तो मजा नहीं आएगा ना। आपको क्या करना है, यहाँ की पॉइंट्स ही दिए जाते हैं ताकि आप आंसर अपनी भाषा में लिखो। वहां आंसर जब लिखोगे ना तो अपनी भाषा में लिखोगे। यहाँ जो बताई जाएगी भाषा उसको नहीं लिखोगे। और वह भाषा कैसे बनेगी, लगातार अभ्यास से बनेगी। अभ्यास कैसे करना है, रेगुलर आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो लिख रहे हैं उनको फायदा नजर भी आ रहा होगा। चलिए फिर वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर वेयर करते रहा करो। ठीक है, धन्यवाद।